हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हाल ही में डीएससी ओडिशा के तरफ से जो एग्जाम हुआ था 3 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट हाई स्कूल टीचर की भर्ती के लिए, और उसका जो बैच 2 का टीजीटी साइंस का सीबीजेड पेपर है उसको आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी बोथ को। तो पहले हम बॉटनी से शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग देखोगे हर एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल आंसर क्यों हुआ, कैसे हुआ, हर एक आंसर को हम एक्सप्लेन करने जाएंगे। तो ऑलरेडी आंसर की रिलीज हो चुका है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक चीज़ बता दो, अगर आप ओस्टेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप लोगों को एक पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे हमने ओस्टेट का 2016 से लेकर 2022 तक का जितना भी क्वेश्चन था उस सबको सॉल्व किया है, इजीली सॉल्व किया है। आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो कुछ भी थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे बॉटनी का 35 क्वेश्चन है और शुरू होता है 81 नंबर से और खत्म होता है 115 से। सो 81 क्वेश्चन क्या दिया है, व्हिच ग्रोथ रेगुलेटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर या फिर कौन सा ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। आइए, यानी कि इंडोलेसिटिक एसिड या जिबर्लिक एसिड या एब्सिसिक एसिड या फिर एथिलीन। सो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, एथिलीन। एथिलीन का फुल फॉर्म है, फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसको आयुपैक नेम क्या है, इसका आयुपैक है इथिन, याद रखिएगा। प्लांट साइंस में इसको इथिलीन कहा जाता है, और आयुपैक यानी कि आयुपीएससी केमिस्ट्री में आयुपीएससी में नेम अगर देंगे तो इसका नाम आएगा इथीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ग्रोथ रेगुलेटर वाज आइसोलेटेड बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट। जो साइंटिस्ट थे एफ.डब्ल्यू. वेंट फ्रॉम टिप्स ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। ओट सीडलिंग यानी ओट का साइंटिफिक नेम बता दूं, ओट का साइंटिफिक नेम है अवेना, अवेना सटाइवा। ठीक है, अवेना सटाइवा। तो इसके ऊपर जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए थे एफ.डब्ल्यू. वेंट ने, तो वो कौन से ग्रोथ रेगुलेटर को आइसोलेट किए थे उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से। जिबर्लिन को, साइटोकाइनिन को, ऑक्सिन को या फिर इथिलीन को। उन्होंने ऑक्सिन को आइसोलेट किया था, याद रखिएगा। ऑक्सिन को उन्होंने आइसोलेट किया था फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड आभेना। पूरा एक्सपेरिमेंट का नाम देखिए, आभेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। ठीक है, पूरा उसका नाम है ये कर्वेचर टेस्ट। इसको परफॉर्म किए थे एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। ठीक है, अभेना कोलिप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, इन व्हिच फेनोमेनन इन ग्रोइंग एपिकल बर्ड इज पार्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड। कि पूछा है कि कौन से फेनोमेनन में जो एपिकल बर्ड है ना, वो थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल है, किस किस कारण के लिए, एक्सिलरी बर्ड का ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि एपिकल बर्ड कुछ ना कुछ करके वो एक्सिलरी बर्ड को इनहिबिट कर रहा है, ग्रो करने के लिए इनहिबिट कर रहा है। प्लास्टिसिटी उसको कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, या फिर पार्थेनोकार्पी या फिर फोटोट्रोपिज्म। ये इजी रहा क्वेश्चन है, एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। एपिकल यानी कि एपेक्स का डोमिनेंस पावर। जो एपिकल बर्ड होते हैं ना, मैं अगर ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक प्लांट है, और प्लांट का ये रहा अपिकल टिप, और ये सब छोटे छोटे एक्सिलरी बर्ड है यहाँ पे, जिसको हम लेटरल बर्ड भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए ये जो एपिकल पार्ट है ना, इसका जो इफेक्ट होगा, जिसको हम एपिकल डोमिनेंस कह रहे हैं, ये क्या करेगा, इनको बढ़ने नहीं देगा। ये जो साइड में उग रहे हैं ना, इनको बढ़ने नहीं देगा, इनको ज़्यादा ग्रो होने नहीं देगा, और खुद मतलब एक तरफा ये खुद बढ़ते बढ़ते हाइट से इंक्रीज होते जाएगा। इसी को ही कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। और इसके पीछे कौन सा हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सिन हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है, व्हिच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। सेल जो एक सेल से 2 सेल होना, डिवीजन को कौन रिस्पॉन्सिबल, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, जिबर्लिक एसिड। सो इसका आंसर है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्यों नाम दिया गया, साइटो यानी कि सेल या फिर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कह सकते हैं इसको। और काइनिन डिवीजन, काइनिन का मतलब है काइनेसिस, काइनेसिस से आया है ये टर्म काइनिन, तो इसका मतलब है डिवीजन। सो डिवीजन करवाना, याद रखिएगा। सेल का अगर डिवीजन करवाता है वो है हमारा साइटोकाइनिन, और अगर सेल इलोंगेशन पूछता तो वो होता ऑक्सिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इंडिपेंडेंटली डिस्कवर मेंडल वर्क। मतलब मेंडल के गुजर जाने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल, मेंडल के डेथ के बाद उनका वर्क को रीडिस्कवर किया गया था। तो कौन से साइंटिस्ट रीडिस्कवर किए थे। ह्यूगो डिवेरिज, रॉबर्ट हुक एंड फ्रेडरिक ग्रिफिथ, कार्ल कोरेंस, कार्ल नगेली, फ्रांसिस क्रिक, एरिक वॉन सरमैक, चार्ल्स डार्विन, जेम्स वाटसन। ह्यूगो डिवेरिज, कार्ल कोरेंस, एरिच वॉन सरमैक। सो ये थे हमारे ऑप्शन डी, यानी कि डिवेरिज, कोरेंस एंड सरमैक। सो याद रखिए, सरमैक थे, कोरेंस थे, और
डिवेरिस थे, इन्होंने ही मेंडल्स के वर्क को, जितने भी उन्होंने बहुत मतलब भास्ट कॉन्सेप्ट दे के गए थे जो जेनेटिक्स के ऊपर, उसको पूरा रीडिस्कवर, उनके रिसर्च पेपर, उनके रिसर्च वर्क को उन्होंने ये तीन साइंटिस्ट ही रीडिस्कवर किया था 1900 में, याद रखिएगा 1900 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज, जो एक कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जितना भी कैरेक्टर हम बाहर से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, उसको या फिर ट्रेड को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, उसको क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, या फिर बैक क्रॉस कहते हैं। इसको कहते हैं फिनोटाइप, यानी कि फिजिकल फिजिकल इसको कहते हैं फिजिकल एक्सप्रेशन। बाहर से हमें क्या कैसा दिख रहा है, टॉल है या ड्वार्फ है, या फ्लावर कलर येलो है या व्हाइट है या पर्पल है, ये सब के सब फिनोटिपिक एक्सप्रेशन या फिर फिजिकल एक्सप्रेशन में आते हैं। और जो हमें नहीं दिखते वो है होते हैं जीनोटाइप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक, बहुत इजी सा मतलब क्वेश्चन है। उसका आंसर है ग्रीगोर जोहान मेंडल। पूरा नाम है ग्रेगोर ग्रेगोर जोहान, याद रखिएगा, जीजे मेंडल कहा जाता है, ग्रीगोर जोहान मेंडल, इनका पूरा नाम है ग्रीगोर जोहान मेंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीगोर मेंडल 1822 टू 1844 परफॉर्म हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन व्हिच प्लांट, ये भी बहुत इजी सा सवाल है। टोमेटो, पोटैटो, पी, पापाया। सो इसका राइट आंसर है पी। पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, याद रखेगा, पाइसम सटाइवम, जिसमें उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को खोजा था, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The cross of an organism showing dominant phenotype with the recessive parent to predict the genotype of the test organism is back cross, test cross, monohybrid cross, dihybrid cross। पूछा गया एक द क्रॉस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब एक क्रॉस किया जाता है डोमिनेंट फिनोटाइप को विद द रिसेसिव पेरेंट, याद रखिएगा रिसेसिव, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है। रिसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉसिंग किया जाता है कोई भी डोमिनेंट फिनोटाइप को, टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म, उसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, याद रखिएगा। टेस्ट क्रॉस क्या है? मान लीजिए ये कोई पेरेंट P1 है, उसको क्रॉस किया गया पेरेंट P2 के साथ, और वहां से हमारा मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल आया और उसको हमने F1 जनरेशन नाम दिया। और मान लीजिए पेरेंट 1 में से ये था डोमिनेंट पेरेंट और ये था रिसेसिव पेरेंट, तो ये जो भी F1 जनरेशन आया उसको हमने सिर्फ और सिर्फ एक लौते रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस किया, तो वह उस टाइप का क्रॉस को हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रॉस, याद रखिएगा। टू नो द जीनोटाइप ऑफ दैट F1 का जीनोटाइप जानने के लिए हम ये टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं। और बैक क्रॉस किसको कहते हैं? अगर इसी इंडिविजुअल को पेरेंट 1 या फिर पेरेंट 2 किसी के भी साथ क्रॉस किया जाए उसे बैक क्रॉस कहा जाएगा, लेकिन टेस्ट क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ हमारा रिसेसिव पेरेंट को लिया जाता है ताकि F1 जनरेशन का जीनोटाइप पता किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांज एनाटॉमी इज ए स्पेशल फीचर इन व्हिच टाइप ऑफ प्लांट, कौन से प्लांट ग्रुप में क्रांज एनाटॉमी देखने को मिलता है? C2, C3, C4 क्या? सो ये भी इजी सा है, ये है हमारा आंसर C4 प्लांट पे हमें क्रांज एनाटॉमी देखने को मिलता है। क्रांज एनाटॉमी यानी अगर आप लोग उसके लीफ को देखोगे सेक्शन करके, लीफ को अगर सेक्शन करके देखा जाए तो इस तरह से हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सेंटर में क्या होंगे? भास्कुलर बंडल होंगे, मैं भी लिख दे रहा हूँ, उसको घेरे हुए कुछ रीथ लाइक मैनर में कुछ सेल अरेंज हुए रहते हैं, उसको कहते हैं बंडल शीथ सेल। और इस तरह का जो डायसेक्शन जो हमें देखने को मिलता है वो C4 प्लांट में देखने को मिलता है, और इसी को ही क्रांज एनाटॉमी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्रांज एनाटॉमी। ठीक है, और ये एक यूनिक फीचर है ताकि टू अवॉइड C2 रेस्पिरेशन, C2 रेस्पिरेशन नहीं, C2 साइकिल। ठीक है, C2 साइकिल को अवॉइड करने के लिए C4 प्लांट क्या करता है? हमारा ये क्रांज एनाटॉमी शो करवाता है और थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी भी खर्चा करता है। मैं बता दूं ये 30 ATP लेता है ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए, C4 साइकिल या फिर C4 प्लांट, और C3 सिर्फ और सिर्फ 18 ATP लेते हैं। थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है मानते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लेने की वजह से ये पूरी तरीके से ये C2 मतलब वेस्टफुल प्रोसेस को ही अवॉइड कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ C3 प्लांट, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है C3 प्लांट का? स्पिनाच, मेज, शुगर केन, ऑर्किड। सो इसका बहुत ही इजी सा आंसर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा हमारा स्पिनाच। ठीक है, वो होगा हमारा स्पिनाच। देखिए मेज हो गया, शुगर केन हो गया, ऑर्किड हो गया, और भी ये सब के सब किस में आते हैं? C4 प्लांट के अंडर में आते हैं, और C3 का सिर्फ हमारा स्पिनाच। और लिमिटेड C4 का कुछ लिमिटेड एग्जांपल है, यानी कि मेज, शुगर केन, ऑर्किड हो गया, उसके बाद हमारा मिलेट हो गया, मिलेट,
या इसके बाद हमारा सोरगम हो गया। मतलब आप कुछ ही लिमिटेड प्लांट होते हैं, यूफोरबिया हो गया, साइपेरासी हो गया, ये कुछ ही लिमिटेड प्लांट होते हैं जो कि C4 प्लांट में कंसिडर किया जाता है, और मोनोकोट के स्पीसीज ज्यादातर होते हैं, ठीक है। डाइकोट के ज्यादातर C3 प्लांट होते हैं, इसीलिए आप लोग इजीली इसको कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, लाइट रिएक्शन को और क्या कहा जाता है? हिल रिएक्शन, ब्लैकमैन्स रिएक्शन, ओपेरिन रिएक्शन, एमर्सन इफेक्ट। सिंपल सा आंसर है, हिल रिएक्शन को कहा जाता है लाइट रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन को कहा जाता है डार्क रिएक्शन। याद रखिएगा ये चीज को, डार्क रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट इन फोटो रेस्पिरेशन, जिसका दूसरा नाम है C2 साइकिल। और C2 साइकिल में 3 ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। CPM, C फॉर क्लोरोप्लास्ट, P फॉर पेरोक्सिजम, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ये तीनों कहाँ पे है। क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, वेस्क्यूल, ये तो नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम एंड गोल्गी, ये भी नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिजम, ये वाला राइट आंसर है। पेरोक्सिजम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम, ये वाला नहीं है। सो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है विद रेस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्रोनिम कैम। कैम का सिंपल सा फुल फॉर्म है क्रासुलासिन एसिड मेटाबॉलिज्म। देखिए ये ऑप्शन ए में ही दिया गया, क्रासुलासिन एसिड मेटाबॉलिज्म। कार्बन एसिड मेटाबॉलिज्म तो नहीं होता, क्रासुलासिन एसिड मैकेनिज्म भी नहीं होता, कार्बन एसिड मेटाबॉलिज्म ये भी नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कैम प्लांट्स हमारे क्रासुलासी फैमिली में देखते हैं, और एग्जांपल ओपुंसिया वगैरह जानते हैं ना, कैक्टस वगैरह, उसी प्लांट में, उस प्रकार के प्लांट में पाए जाते हैं कैम साइकिल। चलते हैं कैम पाथवे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्शन ऑफ कैल्विन साइकिल ऑकर्स इन व्हिच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कौन से क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में कैल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल, याद रखिए। हाँ, C3 साइकिल कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है, आउटर मेम्ब्रेन में होता है, या फिर साइटोप्लाज्म में होता है? तो ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट के हमारे स्ट्रोमा में होता है, याद रखिए। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है रूबिस्को। रूबिस्को आपने जानते हैं ना, रूबिस्को एंजाइम, जो रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा में, इसीलिए डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में ही होते हैं, ठीक है। बाकी इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट का कुछ भी इसमें रोल नहीं है, लेकिन थाइलाकोइड का इनर आउटर बोलता तो वो अलग बात होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच क्रॉप वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग आयरिश फेमिन, आयरिश फेमिन जो तबाही मचा दिया था पोटैटो में, ठीक है। सो इसका राइट आंसर होगा पोटैटो, ऑप्शन ए में दिया गया है। और मैं थोड़ा सा बता दूं, पोटैटो को ये कौन सा डिजीज कर कौन पैथोजन हमारा पोटैटो में डिजीज करता है, वो है हमारा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये भी याद रखिए, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, इन्फेस्टेंस। तो ये जो पैथोजन है ये करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये डिजीज का नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यही डिजीज करता है। और इसी के वजह से आयरिश फेमिन में पोटैटो का तबाही कर दिया था, पोटैटो को इतना नुकसान पहुंचा दिया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड बाय, लीजिए अभी आ गया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, वायरस, ये होता है फंगाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ICN इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशन डीलिंग विद द फॉर्मल बॉटनिकल नेम्स एंड ए फ्यू अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्रोनिम। मतलब इतना सारा बताया और लास्ट में पूछ रहा है फुल फॉर्म क्या है ICN का। और ये सवाल रिपीट हुआ है, लास्ट एग्जाम हुआ था लैब असिस्टेंट का OSSC की तरफ से, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। इसीलिए आप लोग मतलब जान के रहिए, हमारा कॉम्पिटिटिव के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी कॉन्सेप्ट वीडियो भी डाला जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या है। ICN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ आल्गी, फंगाई एंड प्लांट, याद रखिएगा। और कुछ भी नहीं, बाकी सबको काट दीजिए या बूझ के इसको ही टिक कीजिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ आल्गी, फंगाई एंड प्लांट्स। और ICBN है, ICZN है, ये सबको भी जानना, एक बोटानिकल नोमेनक्लेचर है और एक जूलॉजिकल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको मूवमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लोकल फॉरेस्ट वाज इनिशिएटेड इन व्हिच स्टेट, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड से भाई सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच प्लांट ग्रुप सीड्स डेवलप इनसाइड चैम्बर्स कॉल्ड ओवारी व्हिच ओरिजिनेट विद इन फ्लावर्स एंड मैच्योर इनटू फ्रूट। मतलब पूछ रहा है कि सीड्स होंगे इनसाइड ओवारी, ओवारी के अंदर होंगे, यानी कि ये रहा सीड और इसके चारों तरफ ओवारी होगा। व्हिच ओरिजिनेट विद इन फ्लावर, फ्लावर के अंदर से ही ओरिजिनेट हुआ होगा, एंड मैच्योर होगा फ्रूट की, तो ये अभी फ्रूट बन जाएगा होगा। यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सीड के चारों तरफ ओवरी, जो कि बाद में फ्रूट बनेगा। ये कहाँ पे पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, ये पाया जाता है एंजियोस्पर्म में।
और जिम्नोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ सीड प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इसको नेकेड सीडेड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सीड के चारों तरफ ओभारी वाल नहीं होता, इसलिए फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता। नो फ्रूट फॉर्मेशन, ओनली सीड फॉर्मेशन। लेकिन एंजियोस्पर्म है, जो आम वगैरह जितने भी फ्रूट है उस सब के सब एंजियोस्पर्म में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच प्लांट ग्रुप हाफ नेकेड सीड, अभी मैंने जो कहा, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। राइट आंसर इज जिम्नोस्पर्म। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिकॉर्ड द एंडेंजर्ड एंड रेयर प्लांट स्पीसीज? कौन से बुक में एंडेंजर्ड स्पीसीज और रेयर प्लांट स्पीसीज को रिकॉर्ड किया जाता है? रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, येलो डाटा बुक, रेयर डाटा बुक। सो इसका राइट आंसर है रेड डाटा बुक। इसको ऑपरेट कौन करता है? IUCN, याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एंजियोस्पर्म व्हिच स्ट्रक्चर आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एंजियोस्पर्म में कौन सा स्ट्रक्चर स्पेशलाइज है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए? रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर। ये फ्लावर, क्योंकि फ्लावर में एंड्रोइसियम पाया जाता है, एंड्रोइसियम एंड गाइनोइसियम, याद रखिएगा। यही दोनों, ये मेल होता है, ये मेल और ये फीमेल, ठीक है, गाइनोइसियम। यही दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल, बाकी सब तो हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए मदद करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट? फ्लावर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट? फ्लावर, स्टेम, रूट और लीफ। अभी मैंने कहा फ्लावर, फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है ताकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A small pore at one end of ovule which through which the pollen tube enters, यानी कि ओव्यूल में कुछ इस तरह का एक पोर होगा, छोटा सा पोर होगा, जहाँ पे पोलन ट्यूब आके एंट्री करेगा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल, इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसाइट, उसको कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल यानी कि एक छोटा सा पोर, छोटा सा पोर जिसमें ये पोलन ट्यूब आके एंटर करेगा, ये पोलन ट्यूब आके एंटर करेगा ताकि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स हो सके, मेल गैमेट्स हो सके। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोनिडिया? कोनिडिया जो इसको कहते हैं एसेक्सुअल स्पोर, याद रखिए, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं और ये पाया जाता है फंगस में, फंगस में पाया जाता है। और फंगस के कौन सा ग्रुप में पाए जाते हैं? ये हमारे पाए जाते हैं पेनिसिलियम से, पेनिसिलियम में ये पाया जाता है, आस्परजिलस में, ये सब में पाए जाते हैं। तो ये पूछा है कि व्हिच व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोनिडिया? थायलॉइड, फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, मोटाइल। ये होते हैं नॉन मोटाइल, यानी कि ये नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर होते हैं जो कि इस तरह के बोतल शेप स्ट्रक्चर में लगे हुए रहते हैं, चेन्स ऑफ कोनिडिया। ये नॉन मोटाइल होते हैं, याद रखिएगा, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट टर्म यूज्ड फॉर द ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस? ट्रिप्लॉइड यानी 3N, 3N न्यूक्लियस के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। हमारा ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एंजियोस्पर्म में पाया जाता है ये चीज, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म, याद रखिए, एंजियोस्पर्म में ही डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। तो ये किसका इस मतलब ये किसका फीचर है? एम्ब्रियोसाइट का, एंडोस्पर्म का, ओव्यूल का, पोलन। सो राइट आंसर है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म में 3N यानी कि ट्रिप्लोइड होता है। कैसे होता है? यानी कि यहाँ पे 2N होते हैं, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, हाँ, ये 2 फीमेल गैमेट होते हैं इस तरह से, और ये जुड़ते हैं एक मेल गैमेट के साथ ताकि बन सके 3N, ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस बन सके, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि फर्टिलाइजेशन के टाइम में 2 न्यूक्लियस फीमेल के 2 न्यूक्लियस एक मेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर 3N यानी कि एंडोस्पर्म बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन oogamete टाइप ऑफ कॉपुलेशन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल गैमेट कंपेयर्ड विद द मेल गैमेट? बहुत ही सिंपल सा है। जो oogamete होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, लार्जर एंड मोटाइल, स्मॉलर एंड मोटाइल, लार्जर एंड नॉन मोटाइल, स्मॉलर एंड नॉन मोटाइल। सो oogamete में सिर्फ और सिर्फ पूछा है फीमेल गैमेट का। सो oogamete क्या है मैं बता दूं। मान लीजिए कहीं पे एक oogoनियम है और ये oogoनियम फिक्स्ड है, फिक्स्ड यानी यहाँ पे ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता, तो इस तरह से फिक्स्ड है। फिक्स्ड नॉन मोटाइल होता है, यानी कि अगर कोई कहीं पे जान आ जा नहीं सकता तो ये नॉन मोटाइल हो गया, और साथ में लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, और इसके पास जब मेल गैमेट आता है ये होना चाहिए मोटाइल ताकि ये मूव कर सके, और ये स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बता दूं, मेल गैमेट अगर मोटाइल हो, स्मॉल हो, और फीमेल गैमेट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लार्ज हो, नॉन मोटाइल हो, उस तरह के जो फ्यूजन को हम कहते हैं oogamous टाइप ऑफ फ्यूजन, ठीक है, oogamous, याद रखिए। और ये हमारा आंसर हुआ तो लार्जर एंड नॉन मोटाइल, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो प्रोपगेशन इन व्हिच ऑफ
which type of propagation technology for producing a large number of genetically superior and pathogen free plants in a limited time and space। एक लिमिटेड टाइम एंड स्पेस में जो हम लार्ज नंबर ऑफ क्या करते हैं, प्रोपागेशन करके लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली सुपेरियर एंड पैथोजन फ्री प्लांट को बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ओनली वेजिटेटिव कहते हैं, या फिर ओनली सेक्सुअल मेथड में होता है, या फिर बोथ वेजिटेटिव और सेक्सुअल मेथड में होता है, या नाइदर वेजिटेटिव नॉर सेक्सुअल मेथड। ये सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव मेथड में होता है, क्योंकि जो एक्सप्लांट लिया जाता है ना माइक्रो प्रोपागेशन के लिए, वो हमारा प्लांट का एक्साइज्ड पार्ट होता है, प्लांट से काटा गया, प्लांट से एक्साइज्ड किया गया पार्ट, एक्साइज्ड, ठीक है, एक्साइज, इसीलिए तो इसका नाम एक्सप्लांट। और ये वेजिटेटिव पार्ट ही होता है, याद रखिएगा, वेजिटेटिव पार्ट होता है। कोई भी हमारा एंड्रोइसियम, गाइनोइसियम, एंथर, पोलन, ओव्यूल कुछ भी नहीं लिया जाता इसमें। क्या लिया जाता है, लीफ लिया जाता है, बर्ड लिया जाता है, ये सबको लेके हमारा माइक्रो प्रोपागेशन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेरिफेरल प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑन स्टेम नोन एज पेरिडर्म हैव ओनली फेलोजेन, ओनली फेलेम, ओनली फेलेम, उसके बाद ओनली सेकेंडरी कॉटेक्स, फेलोजन, फेलेम, सेकेंडरी कॉटेक्स। सो राइट आंसर है इसका फेलोजन, फेलेम, सेकेंडरी कॉटेक्स। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बताना चाहूँगा क्योंकि ये हमारा कॉर्टिकल रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, तो इसका बारे में जानना थोड़ा जरूरी है। देखिए पेरिडर्म जो है ना, वो तीन चीज़ों को लेके बना है। वो तीन चीज़ें क्या क्या हैं, एक है हमारा कॉर्क, दूसरा है हमारा कॉर्क कैम्बियम, और तीसरा है हमारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये तीनों चीजों को लेके ये पेरिडर्म बना हुआ रहता है, जिसको आपने अभी नाम जाना, फेलोजन हो गया हमारा कॉर्क कैम्बियम, याद रखिए, फेलोजन होता है हमारा कॉर्क कैम्बियम, फेलेम होता है हमारा, फेलेम होता है हमारा कॉर्क, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बोला जाता है फेलोडर्म, याद रखिए, फेलोडर्म। मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, फेलोडर्म। तो आप जो चाहे उसको कह सकते हैं, कॉर्क को फेलम कह सकते हैं, या फेलम को कॉर्क कहिए, कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन भी कह सकते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म भी कह सकते हैं, और तीनों मिलके पेरिडर्म बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of the following theory was proposed by Carl Nagel in 1858? कार्ल नागेल ने कौन सा थ्योरी देता है, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो कार्ल नागेल ने दिया था एपिकल सेल थ्योरी, नागेल ने दिए थे एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी दिए थे हमारे हैंस्टेन ने, हैंस्टेन मैंने साइंटिस्ट थे हमारे हैंस्टेन, उन्होंने दिया था, और ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी स्किमिट ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलामेंट टिश्यू व्हिच इज ऑब्जर्विंग इन नेचर प्रेजेंट इन व्हिच प्लांट ग्रुप, कौन से प्लांट ग्रुप में वेलामेंट टिश्यू होते हैं, ऑर्किड में, आल्गी में, फंगाई में, ब्रायोफाइट। सिंपल सा आंसर है ऑर्किड, क्योंकि जानते हैं ऑर्किड जो भी प्लांट होते हैं ऑर्किड, ये एपिफाइटिक ज्यादातर होते हैं, यानी कि दूसरे प्लांट के ऊपर ये ग्रो करते हैं, और इनमें जो ऑब्जर्वेशन के लिए चाहिए ना, उनके पास तो वाटर नहीं पहुंच पाता ना, क्योंकि ये तो दूसरे प्लांट के डाल वगैरह में, ब्रांचेस वगैरह में उगते हैं, इस वजह से इनको वाटर चाहिए, वाटर न्यूट्रिशन चाहिए। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, एक टिश्यू डेवलप किए हैं जिसका नाम है वेलामेंट टिश्यू। ये क्या करता है ना, हमारा एटमोस्फियर से मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, ये चीज याद रखिएगा, एटमोस्फियर से मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, इस वजह से इसको वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं होता रूट के वजह से, ठीक है, वेलामेंट टिश्यू के वजह से। सो राइट आंसर हुआ हमारा ऑर्किड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए लीफ ईच स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ ए पोर सराउंडेड बाय टू किडनी शेप्ड और डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर आर नोन। ये भी इजी है कि लीफ में इस तरह के, एक लीफ में इस तरह के पोर होते हैं जो डम्बल या फिर किडनी शेप के स्ट्रक्चर से घिरे हुए रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, एपिडर्मल सेल, मेसोफिल सेल, उसको कहते हैं गार्ड सेल। ये रहा गार्ड सेल। अगर डाइकोट का बात करेंगे तो ये इस तरह के किडनी शेप होंगे, और मोनोकोट का बात करेंगे तो डम्बल शेप का होंगे, इसीलिए दोनों नाम का मैं बता दिया, ये मोनोकोट, ये डाइकोट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। According to histogen theory, dermatogen, peribellum, pleroma are three meristematic zone proposed by which scientist? अभी मैंने कहा हिस्टोजन को हैंस्टेन ने दिए थे, हैंस्टेन ने। तो देखते हैं ऑप्शन में कहा है, नागेली तो एपिकल सेल थ्योरी हो गया, स्क्यूमिट तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी हो गया, गोटलिब हैबरन तो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए हो गया, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, और जोहानसन वॉन हैंस्टेन, ये हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। द टर्म स्टील एन एक्सियल पोर्शन ऑफ द प्लांट एक्सिस वाज coined by which साइंटिस्ट?
सो कौन सा साइंटिस्ट ने स्टील का टर्म यूज किया था? टेगम एंड डोलियट ने, या फिर फ्रेडरिक स्किमिड ने, गोटिले या हैबरलैंड ने, या कार्ल नेगेल या जॉनसन बोन हास्टन ने? सो इसको जो कॉइन किए थे वो थे वैन टेगम ने और डोलियट ने। सो इसी के साथ हमने बॉटनी कंप्लीट कर लिया, इसके बाद हम जूलॉजी को देख लेंगे। तो इसके साथ हमारा पूरा थर्ड मार्च को जो एग्जाम हुआ था उसका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम 12th मार्च को जो सीबीजेड पेपर हुआ था उसको चेक करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।